Okay, dears, today we are going to start a biology discussion और कौन सा टेस्ट डिस्कशन कौन से चैप्टर 11, 12 और 13। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज तो सबसे पहले है सॉल्विंग इज डैश प्रोसेस। ओके बेटा, सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो क्या है कि सॉल्विंग इज अ डैश प्रोसेस। तो याद रखना सॉल्विंग हमारे पास जो है वो सॉल्विंग वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, बोथ। अच्छा, इसके अलावा कौन सा जो ऐसा प्रोसेस है जो कि दोनों हो सकता है? तो ब्रीथिंग भी हमारे पास क्या है, वॉलंटरी भी हो सकता है और इनवॉलंटरी भी हो सकता है। ओके, सेकंड एमसीक्यूज है। सेकंड वन, फूड ट्रेवल फ्रॉम माउथ टू स्टमक इन अबाउट 10 सेकंड। तो ये जो माउथ टू स्टमक ये फूड ट्रेवल करता है इसको हम कहते हैं सॉल्विंग। ये सारा प्रोसेस यानी द प्रोसेस ऑफ फूड एंड द प्रोसेस इन विच फूड मूव फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज कॉल्ड सॉल्विंग। और ये तकरीबन जो है 4 to 8 सेकंड्स लेता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, थर्ड है कौन सा? थर्ड एमसीक्यूज है HCl is secreted from डैश सेल ऑफ स्टमक। तो बेटा HCl जो है और प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर, ये दोनों इंट्रिंसिक फैक्टर ये दोनों जो है सिक्रीट होते हैं पेराइटल सेल से। कौन से? पेराइटल सेल से। और पेराइटल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल। इसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेराइटल सेल। फोर्थ एमसीक्यूज है एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश अकर इन द माउथ। अच्छा बेटा, जब माउथ की बात आती है तो माउथ में हमारे पास एक डाइजेशन होता है। सही, डाइजेशन। अच्छा, डाइजेशन किसका होता है? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा जो है लिटिल अमाउंट ऑफ लिपिड की भी डाइजेशन होती है, नेग्लिजिबल अमाउंट। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए क्या मौजूद है? एंजाइम्स मौजूद है। किस में? सलाइवा में। जबकि एब्जॉर्प्शन की जब बात आती है तो बेटा माउथ में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी करेक्ट होगा, नन। यहाँ पे कोई प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। हाँ, एक है सम मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। कौन से मेडिसिन? जो कि माउथ में हम टंग के नीचे जो ब्लड प्रेशर के लिए कैप्टोप्रिल वगैरह उसको रख कर जो है टंग के नीचे वहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। लेकिन बाकी लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की किसी चीज़ की भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होती। और माउथ में कोई आपसे कहे डाइजेशन होता है, कौन सा डाइजेशन होता है? केमिकल होता है कि मैकेनिकल होता है? तो चूंकि केमिकल किसके जरिए? जो कि एंजाइम्स के जरिए होगा, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल डाइजेशन। और मैकेनिकल वो जो कि फिजिकल ब्रेकडाउन होगी, जो टीथ करता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। और ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे आपके पास बोथ केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होता है? तो बेटा याद रखना स्टमक में भी दोनों हो सकते हैं, केमिकल भी और मैकेनिकल भी। ओके, नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यूज नंबर फिफ्थ है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पेप्सिन एक्सेप्ट। अच्छा, इसमें है ए बेस्ट वर्क एट हाई पीएच। अच्छा, पेप्सिन के बारे में आप शाबाश, कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? बेस्ट वर्क एट एसिडिक पीएच। तो सॉरी, बेस्ट वर्क एट हाई पीएच, और हाई पीएच मीन बेसिक पीएच। सही। अच्छा, देख लेते हैं ये सही है नहीं। इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइजेशन, ये प्रोटीन डाइजेशन करता है। सही। अच्छा, देखते हैं ये सही है क्या नहीं। प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद होता है। और बोथ ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा बेटा याद रखना पेप्सिन प्रोटीएज एंजाइम है, हाँ प्रोटीन डाइजेशन करता है, ये सही हो गया। गैस्ट्रिक जूस में भी होता है क्योंकि ये स्टमक से सिक्रीट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में भी। तो ये दोनों सही हो गए। गलत कौन सा है? बेसिक पीएच। तो ये पेप्सिन इज द ओनली एंजाइम विच वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच। तो यहाँ पे जो है
हाई पीएच, और हाई पीएच से मुराद क्या है, बेसिक पीएच है नहीं, बल्कि ये कौन से, एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच या अगर आ जाए लो पीएच पर भी ये काम कर सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, 6th एमसीक्यूज है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज, तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लिवर। तो बेटा जब भी आ जाए लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट, तो लार्जेस्ट पार्ट अगर आ जाए और यहाँ पे जिक्र है लार्जेस्ट पार्ट किसकी बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्जेस्ट पार्ट वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर होगा। अच्छा, ये लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं, तो लार्ज, जो लार्ज है ये इसकी डायमीटर की वजह से कहते हैं, उसकी डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा है, इस वजह से उसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। सही। बाकी लार्जेस्ट पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह अगर आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, तो स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, बॉडी। इसी तरह अगर आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो कहना कोलोन। सही। और इसी तरह अलॉट ऑफ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी तो कहना लेवर, लेवर हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। और अगर आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द इंटीगुमेंट्री सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, तो बेटा याद रखना इंटीगुमेंट्री सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट वो स्किन है। कौन सा है, स्किन। इसमें नेल्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं इंटीगुमेंट्री सिस्टम में। अगर आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, तो बेटा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास क्या होगा, वो स्प्लीन है। क्या है, स्प्लीन है। अगर आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरेब्रम है। क्या है, सेरेब्रम है। तो दिस इज लार्जेस्ट बोन। अगर आ जाए तो वो कौन सा होगा, वो हमारे पास फीमर बोन है। कौन सा है, फीमर बोन है। दिस इज ऑल अबाउट लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट जो आपके सारे फिजिक्स कोर्स में जिक्र है। ओके, नेक्स्ट है 7th एमसीक्यूज, बाइल कंटेन डैश एंजाइम। 7th, बाइल कंटेन डैश एंजाइम कौन सा, प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज, नन। तो बाइल में याद रखना, बाइल है डाइजेस्टिव जूस, है डाइजेस्टिव जूस, बट वो डाइजेस्टिव जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम। इसमें कोई एंजाइम डाइजेशन में रोल प्ले करता है, लेकिन वो डाइजेशन में जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, बाइल साल्ट करता है, एमल्सिफिकेशन। सही। तो यहाँ पे नन ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, 8 एमसीक्यूज है, 8 के ट्रेप्सिन इज प्रेजेंट इन डैश। ट्रेप्सिन, ट्रेप्सिन कहाँ पे मौजूद है, शाबाश। तो कहते हैं गैस्ट्रिक जूस में, पेनक्रियाटिक जूस में, बाइल में, इंटेस्टिनल जूस में। तो बेटा ट्रेप्सिन जो है ये पेनक्रिया से सिक्रीट होता है, तो कहाँ पे मौजूद होगा, पेनक्रियाटिक जूस में। अच्छा, ट्रेप्सिन पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद है। दूसरी इसके बारे में बात याद रखना है ट्रेप्सिन के बारे में, वर्क बेस्ट एट हाई पीएच, और हाई पीएच से मुराद कौन सा, बेसिक पीएच। क्लियर। ओके, तीसरी बात इसके बारे में याद रखना कि ट्रेप्सिन जो है एक एक्टिविटी इसकी क्या है, प्रोटीएज एक्टिविटी है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेनक्रियाटिक जूस। ओके, नेक्स्ट है 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वॉलंटरी स्फिंक्टर। इनमें से कौन सा जो है आपके पास वॉलंटरी स्फिंक्टर है। तो वॉलंटरी स्फिंक्टर सबसे पहले कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरे का जिक्र है बी, लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। सी है हमारे पास कौन सा, लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर। और इसी तरह जो है एनल स्फिंक्टर कौन सा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। और डी है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की बात आ गई।
तो कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे मौजूद होता है? ये स्टमक और एसोफेगस के दरमियान, यहाँ पे जो कार्डियक रीजन है इसका, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर मौजूद होता है। पहले तो स्फिंक्टर आप समझो कि स्फिंक्टर क्या है। इट इज अ बैंड ऑफ सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल है, और ये सर्कुलर मसल क्या करते हैं? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द फूड एंड इट अलाउ द फूड टू एंटर इन वन डायरेक्शन। ये जो है फूड की एंट्री वन डायरेक्शन, मतलब ऐसे तो आने देता है लेकिन वापस स्टमक से एसोफेगस में जाने नहीं देता। सही स्फिंक्टर ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ पे मौजूद है। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर ये दोनों एक ही है। लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर दोनों एक ही है। अच्छा, एनल स्फिंक्टर, तो बेटा जब बात आती है एनस की, तो एनस में यहाँ पे हमारे पास 2 स्फिंक्टर मौजूद होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। सही, इंटरनल अगर आ जाए इनमें से रिलैक्स कौन फर्स्ट होता है? तो इट रिलैक्स फर्स्ट डिफिकेशन के दौरान, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये जो है लेटर होते हैं। लेकिन याद रखना इनमें वॉलंटरी कौन से होते हैं? ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। इंटरनल इनवॉलंटरी, तो ये सारे इनवॉलंटरी है सिवाय एक्सटर्नल के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, 10th MCQs है। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर? इनमें से कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है? तो ए है ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इसका ग्लाइकोजेनेसिस बिल्कुल है, लिवर में होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसका रिवर्स, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज, बिल्कुल ये भी लिवर में है। डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस से क्या निकालना, जो टॉक्सिक ग्रुप होता है उसको निकालना, ये भी किसका काम है? लिवर का काम है। और डी है ग्लाइकोजिनोसिस, तो बेटा ग्लाइकोजिनोसिस आ गया, तो इसमें है एक हमारे पास टाइप 2 और एक है टाइप 1। तो टाइप 2 का आपके बुक में जिक्र है, और ये क्या है? लाइसोसोमल डिसऑर्डर है, माल फंक्शनिंग है, लाइसोसोमल माल फंक्शनिंग है। इसमें क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है? लाइसोसोम में एक एंजाइम है, जब वो एंजाइम नहीं होता तो उसकी वजह से बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन होता है, और जब भी एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन होता है बॉडी में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, और उसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। तो इस एंजाइम की कमी की वजह से, एब्सेंस की वजह से ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिसऑर्डर हमारे पास आता है। तो ये ग्लाइकोजिनोसिस जो है ये असल में क्या है? डिसऑर्डर है। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। अच्छा, 11th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आर नॉट स्टोर्ड इन लिवर? इनमें से कौन सा जो है लिवर में स्टोर नहीं होता? तो बेटा याद रखना, लिवर में स्टोर कौन सा विटामिन होता है? तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो तमाम के तमाम लिवर में स्टोर होते हैं, A, D, E एंड K। क्लियर? एडेक, तो ये हमारे पास जो है वो स्टोर होते हैं किस में? लिवर में, और ये फैट सॉल्युबल है। ये कौन से है? फैट सॉल्युबल। और तमाम के तमाम जितने भी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी और विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो कौन से है? बी कॉम्प्लेक्स और फिर सी। सही है? तो याद रखना इनमें से कोई भी स्टोर नहीं होता सिवाय विटामिन B12 के, और B12 इस वजह से ये स्टोर होता है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसके साथ ट्रांसकोबालामीन एक फैक्टर होता है, वो अटैच होता है, इस वजह से ये स्टोर होता है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है इसमें आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, विटामिन B12 ये स्टोर होता है, बाकी कोई भी वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके पास स्टोर नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है 12th MCQs। Fluid and electrolytes are secreted from dash in pancreatic juice। ओके बेटा, फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट, पेनक्रियास को अगर देखा जाए तो पेनक्रियास, कोई आपसे कहे कि ग्लैंड कितने किस्म के होते हैं? तो बेटा ग्लैंड या तो एक्सोक्राइन होंगे, शाबाश, या एंडोक्राइन होंगे। तो याद रखना
एक्सोक्राइन बस नाम से आपने याद रखना है कि ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और एंडोक्राइन जो है वो हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो बेटा अगर कोई कहे कि ऐसा कोई एंजाइम बताओ जो कि एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो, तो कहना उसको हम कहते हैं हेट्रोक्राइन। क्या? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल आपने याद रखना है, क्या है? पेनक्रियाज है और लेवर एक्सेट्रा, ये दोनों हमारे पास क्या है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा, तो पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी है, सही, और एंडोक्राइन एक्टिविटी भी है। एज ए एंडोक्राइन ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह जो है ये सिक्रीट करता है, और एज ए एंडोक्राइन ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। क्या? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। अब पेनक्रियाटिक जूस में दो चीजें होती है, एक होता है एंजाइम्स, डिफरेंट एंजाइम्स, और जिसमें ट्रिप्सिन, फास्फोलाइपेज वगैरह आ जाते हैं, और दूसरा है हमारे पास कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट प्लस फ्लूइड, फ्लूइड प्लस इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है ये कौन सिक्रीट करता है? एसाइनर सेल, सही, और इलेक्ट्रोलाइट प्लस फ्लूइड सिक्रीशन ये कहता है सेंट्रो एसाइनर सेल्स, और प्लस डक्ट्स, जो डक्ट सिस्टम है इसका, वो दोनों जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेंट्रो एसाइनर सेल एंड डक्ट्स। ओके बेटा, नेक्स्ट है 13th MCQs। कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एंड डैश। कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर कहां पे मौजूद है? ए हार्ट, दूसरा एओर्टिक आर्क, सी राइट एट्रियम, डी नन। तो नन ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्डियक का मतलब ये नहीं है कि हार्ट, यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर असल में मौजूद होते हैं कहाँ पे? मैंने कहा था अभी, स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में, यहाँ पे इन दोनों के जो कनेक्शन है इसमें जो स्फिंक्टर मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर इज आल्सो का लोअर एसोफिगियल, एसोफिगियल स्फिंक्टर, इसको लोअर एसोफिगियल स्फिंक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, 14th MCQs है, शाबाश। ग्लूकागॉन इज प्रेजेंट इन, ग्लूकागॉन, तो गास्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल या नन। तो बेटा ग्लूकागॉन असल में है क्या? शाबाश, ग्लूकागॉन ये है हार्मोन। क्या है? हार्मोन। क्लियर? अच्छा, तो बेटा ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पेनक्रियास से। पेनक्रियाट में अभी मैंने आपको बता दिया कि एक एक्सोक्राइन पोर्शन है, एक एंडोक्राइन पोर्शन है। डन। तो बेटा एंडोक्राइन पोर्शन में फिर अल्फा सेल आ जाते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, अल्फा सेल, बीटा सेल और इसी तरह गेमा, डेल्टा, सही है, और एफ सेल। तो अल्फा सेल से जो है ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन पोर्शन में मैंने आपको बता दिया पेनक्रियाटिक जूस आ जाता है, सही है बेटा। तो हाँ, ये पेनक्रियास से सिक्रीट होगा, लेकिन ये हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो आपके पास यहाँ से डायरेक्ट किस में सिक्रीट होगा? ब्लड में सिक्रीट होगा, क्योंकि उसके अपने डक्ट नहीं होते। तो इसीलिए पेनक्रियाटिक जूस में तो एंजाइम वगैरह होंगे, वो एक्सोक्राइन पोर्शन है। सो दैट्स व्हाई हार्मोन जो ग्लूकागॉन है ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो अल्फा सेल्स है यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, पेनक्रियाटिक जूस में नहीं आता। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन। अच्छा, नेक्स्ट है 15th MCQs। द जीन फॉर इंसुलिन इज प्रेजेंट इन डैश। इंसुलिन के लिए जो जीन है वो कहाँ पे मौजूद है? शाबाश। ए अल्फा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, बी बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहान, सी एसाइनर सेल और डी आल। अच्छा बेटा, इंसुलिन का जो जीन है कहाँ पे मौजूद है? तो सबसे पहले इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? पेनक्रियास से। पेनक्रियास में फिर कहाँ से? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान से। फिर आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स में फिर कहाँ से? बीटा सेल से। क्लियर होगा? तो आपके ज़हन में आएगा कि ये इसका जीन जो है वो बीटा सेल में, ऑप्शन बी। लेकिन नहीं बेटा, असल में
इसका जीन हमारे बॉडी के हर एक सेल में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के हर एक सेल उठा लो, उसमें 46 क्रोमोसोम है और इन हर एक में जो है आपके पास ये सारे जीन मौजूद होते हैं। लेकिन जब हाथ बनता है तो उसमें सिर्फ आन होता है हाथ वाला जीन, आंख जब बनता है तो उसमें आन होता है सिर्फ आंख वाला जीन। तो इसी तरह इन सब में इंसुलिन जीन होगा, लेकिन आन सिर्फ कहाँ पे होगा? बीटा सेल में होगा, बाकी प्रेजेंट हर जगह पर है। सही है। और ये जीन ऑफ और ऑन कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है। तो देयरफॉर ऑल ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। हर एक सेल में, हमारे बॉडी के सेल में इंसुलिन जीन मौजूद होगा। सही। अच्छा, नेक्स्ट है 16। तो 16 MCQs है। सोमेटोस्टेटिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। सोमेटोस्टेटिन, तो बेटा सोमेटोस्टेटिन ये भी हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। और बस आसान सा आपको बता दूं, ये 3 जगहों से सिक्रीट होता है, जो 2 इसमें जिक्र है। एक है डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, बी डी सेल ऑफ स्टमक, सी बोथ, और डी एफ सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ। कैसे? क्योंकि ये एक सिक्रीट होता है स्टमक, सही है, स्टमक में कौन से? डी सेल से। और एक सिक्रीट होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में कहाँ से? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स में फिर कहाँ से? फिर डेल्टा या वहाँ पे भी डी सेल आप कह सकते हो। सही। और तीसरा जो है ये सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस से। सही है, हाइपोथैलेमस से भी ये सिक्रीट होता है। तो सोमेटोस्टेटिन इन तीनों जगह से सिक्रीट हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन, बोथ, डी सेल ऑफ स्टमक एंड डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। ओके, नेक्स्ट है 17 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर काज ऑफ अल्सर? अल्सर कहाँ होता है? तो बेटा अल्सर हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक गैस्ट्रिक जो कि स्टमक में होता है जख्म, और दूसरा जो है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टिनल जो कि इंटेस्टाइन में होता है। तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल अगर दोनों हो तो फिर उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अच्छा चलो अल्सर के बारे में। तो अल्सर में 60% जो काज है इसका वो एक बैक्टीरिया है और उसका नाम है H. पाइलोरी। तो बेटा इसमें अब यहाँ पे अल्कोहल बी इट इज आल्सो अ काज ऑफ अल्सर, पेनक्रियाज इट इज आल्सो अ काज ऑफ अल्सर, H. पाइलोरी इट इज आल्सो, लेकिन मेजर यहाँ पे आया है तो इसलिए मेजर काज कौन सा हो गया? H. पाइलोरी हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट है 18th MCQs। Which of the following enzyme is secreted in active form? Inactive form की बात हो रही है। फ्रॉम अ पेनक्रियाज, इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है कहाँ से? पेनक्रियाज से। अच्छा, पेनक्रियाज के बारे में याद रखना ये बात कि जितने भी एंजाइम पेनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं तमाम इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। सिर्फ एक ऐसा है, द ओनली एंजाइम विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम पेनक्रियाज इन अ एक्टिव फॉर्म। जो एक्टिव फॉर्म में पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है वो कौन सा है? एमाइलेज है। सही है, एमाइलेज। तो एमाइलेज इज द ओनली एंजाइम विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम पेनक्रियाज इन अ एक्टिव फॉर्म। लेकिन यहाँ पे एक्टिव नहीं, इनएक्टिव की बात हो रही है। तो इनएक्टिव, अब ए ऑप्शन एमाइलेज, एमाइलेज तो हट गया, बाकी लाइपेज, प्रोटीएज, बोथ बी एंड सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्यों? एमाइलेज एक्टिव फॉर्म में और बाकी सारे जितने भी एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। ओके, 19 MCQs है कि द वैल्यू फॉर नॉर्मल BMI, बॉडी मास इंडेक्स इज डैश। ओके बेटा, BMI जो है क्यों करते हैं? अपने आप की ओबेसिटी जो है वो मालूम करने के लिए। तो BMI के लिए चंद वैल्यू है, नॉर्मल के लिए जो वैल्यू है वो मांग रहे, और नॉर्मल के लिए वैल्यू 18.5 से लेकर 24.9 तक है। तो अगर ये वैल्यू आएगी BMI की तो ये क्या होगा? ये शख्स जो है नॉर्मल होगा। और अगर फिर हमारे पास 25 से कहाँ तक 29.9 आएगा तो ये क्या होगा बेटा? ओवर वेट होगा। क्या होगा? ओवर वेट होगा। और अगर 30 प्लस आएगी
तो वो क्या होगा बेटा, ओबेस होगा। और अगर 40 प्लस आएगी तो वो मोरबिडली ओबेस होगा। अगर बेदरी गची ढेर ज्यादा घटी, सही शो बचिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोरबिडली। तो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज। तो आप नॉर्मल के लिए कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, 20th MCQs है, which of the following is are not the sign and symptom of bulimia nervosa? bulimia nervosa, अच्छा बेटा bulimia nervosa क्या है, इसमें मोर कॉमन इन फीमेल, सही है। और इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खा लेती है और फिर उसको क्या करती है, वोमिटिंग के ज़रिए या यूजिंग लेग्जेटिव के ज़रिए ये क्या करती है, फिर रिमूव करती है। तो खाती बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर उसको क्या करती है, रिमूव करती है। अच्छा, तो बुलिमिया निरोसा को की जो पेशेंट है उसको आप पहचानोगे कैसे, तो सबसे पहले ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है सीक्रेट में चुपके से खाएगी, ये भी एक साइन और सिम्टम है। दूसरा बी ईटिंग अंटिल पेनफुली फुल, और जब तक फुल नहीं होगा पेट तब तक जो है ये खाती रहेगी, तो ये भी सही है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऑस्टियोपोरोसिस है जो है, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है तो बेटा ये किस में होगा, ये बुलिमिया निरोसा नहीं, एनोरिक्सिया निरोसा, एनोरिक्सिया निरोसा जो है ये एक और डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास क्या होता है, असल में ये भी औरतों में होता है और इनमें वो खाती नहीं है बहुत ज़्यादा ताकि मैं फैटी ना बन जाऊं, सही है। तो इस वजह से ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस उसमें एक साइन और सिम्टम है, तो सी ऑप्शन जो है एक्सेप्शनल हो गया। और डैमेज टूथ एनामिल, ये भी किसके साइन और सिम्टम है, ज़्यादा शुगर वगैरह की खाने की वजह से उसके टीथ जो है वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट जगहों से वो टूट जाएंगे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डैमेज टूथ एनामिल। तो ये तीनों जो है ए बी एंड डी ये साइन और सिम्टम्स है किसकी, बुलिमिया निरोसा की। तो ऐसी लड़की से अब आप कैसी शादी करोगे, तो अगर ऐसी लड़की से शादी कर लिया तो बेड़ा गर्क और तबाह हो जाएगा, तो इसीलिए उसको अब क्या करोगे, हाथों से नहीं, शादी करने से पहले उसे कहो कि आपने टीथ दिखाओ। तो अगर टीथ जो है वो सारे क्या है, जगह जगह पर वो टूट गए हैं तो फिर क्या होगा, रजी दिली हुई, तो फिर क्या है, उससे डरो। कौन सी है वो, बुलिमिया निरोसा है, मेंटल केस है, सही है। तो इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या है बेटा, एनोरेक्सिया निरोसा है, बाकी सारे क्या है, वो बुलिमिया निरोसा के एग्जाम्पल साइन और सिम्टम्स थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21st MCQs हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज फ्लू लाइक सिम्टम। अच्छा बेटा, फ्लू लाइक सिम्टम, फ्लू की बात नहीं कर रही, फ्लू लाइक सिम्टम। तो बेटा ये फ्लू लाइक सिम्टम जब आ जाए तो 3 ऐसी डिजीज हैं जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम है। एक है लिस्टेरियोसिस, सही। दूसरा है हमारे पास एड्स में भी स्टार्ट में जो सिम्टम होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। और इसी तरह तीसरा जो है निमोनिया, तो इसमें फ्लू लाइक सिम्टम क्या है, हेडेक, फीवर, नेजल डिस्चार्ज, ये सारे क्या है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है। तो इन तीनों में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, बॉट्यूलिज्म नहीं, लिस्टेरियोसिस हाँ, कॉलेरा नहीं, एस्परजिलोसिस नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सिर्फ ये गिवन है तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्लियर है। लेकिन इन दोनों में भी फ्लू लाइक सिम्टम्स। ओके, 21st जो है वो 21st में हमारे पास हो गया वो कौन सा था, लिस्टेरियोसिस। अच्छा 22nd, द स्वॉल्विंग इज कंट्रोल बाय। अच्छा स्वॉल्विंग जो है उसके लिए कंट्रोल सेंटर क्या है, तो बेटा इट इज कंट्रोल बाय बोथ पोन्स एंड मेडोला ओब्लांगेटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, सही। तो बोथ एंड बी हमारे पास क्या होगा, वो करेक्ट होगा। अच्छा दूसरा है 23rd MCQs है, all of the following is are the function of stomach, except। तो बेटा प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, तो क्या प्रोटीन यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। अच्छा बेटा तो स्टमक में देख लेते हैं, बस आसान सा आपको बता दूँ, स्टमक में हमारे पास डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अच्छा अब डाइजेशन केमिकल भी होता है और मैकेनिकल भी होता है, डन।
अच्छा, केमिकल पर कौन सा जो एंजाइम मौजूद होंगे, तो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम मौजूद है। तो ये किसकी डाइजेशन करता है? प्रोटीन डाइजेशन करता है। क्लियर? और यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज भी मौजूद है जो कि लिपिड डाइजेशन करता है। तो इट्स मीन बोथ प्रोटीन और लिपिड डाइजेशन यहाँ पे होती है। तो बी और सी ये तो करेक्ट हो गए। अब एब्जॉर्प्शन की जब बात आती है तो बेटा एब्जॉर्प्शन ना लिपिड की होती है, ना प्रोटीन की होती है, ना कार्बोहाइड्रेट की होती है। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, अल्कोहल एब्जॉर्ब होते हैं, और इसी तरह सब मेडिसिन भी एब्जॉर्ब होते हैं। कौन से मेडिसिन? लाइक एस्पिरिन। सही है? तो इसीलिए इन तीनों की एब्जॉर्प्शन और इसी तरह आयरन वगैरह उनकी भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे अब खुद आप देख लो ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होती। लिपिड डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन और अल्कोहल एब्जॉर्प्शन ये सारे इनके फंक्शन है। एक्सेप्शनल ए होगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट है 24th। द फर्स्ट लीडिंग काज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ। प्रिवेंटेबल डेथ ये क्या होता है? प्रिवेंटेबल डेथ वो जो कि हमारे अपने हाथों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिवेंटेबल डेथ। अच्छा, प्रिवेंटेबल डेथ का जो फर्स्ट लीडिंग काज है वो क्या है? स्मोक है। स्मोक छोड़ दो, सिगरेट स्मोक। सही है? यहाँ पे असल में सिगरेट स्मोक होना चाहिए। सही है? सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट स्मोक है। सही है? और सिगरेट स्मोक हमारे पास फर्स्ट लीडिंग काज है, और दूसरा है ओबेसिटी, सेकंड लीडिंग काज ओबेसिटी। क्यों? ज़्यादा खाना छोड़ दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, तो इसकी वजह से जो डेथ होगा उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट लीडिंग काज सिगरेट स्मोक और सेकंड लीडिंग काज ओबेसिटी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्मोक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 25th MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आपको बता देता हूं, तो एक्सेप्शनल क्या होगा? वो नहीं होगा। तो एक है ड्यूडिनम, ड्यूडिनम, दूसरा है जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा है इलियम। तो कौन से हो गए? अब इसमें सीकम एक्सेप्शनल हो गया, बी जो ऑप्शन है। और सीकम किसका पार्ट है? वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है 26th। डैश इज आल्सो कॉल्ड एम्प्यूला ऑफ वेटर। डैश इज आल्सो कॉल्ड एम्प्यूला ऑफ वेटर। अच्छा, ये एम्प्यूला ऑफ वेटर किसे कहते हैं? ओके बेटा, ये है हमारे पास पेनक्रियास। क्या है? पेनक्रियास। और पेनक्रियास में जो डक्ट होता है उसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट। सही? अच्छा, फिर यहाँ पे है लिवर। सही? लिवर। और लिवर से यहाँ पे हमारे पास हेपेटिक, ये है कौन सा लिवर के साथ जो अटैच होता है, इसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर। और फिर यहाँ से इसमें बाइल आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट भी कहते हैं। सही है? सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है हेपेटिक बाइलरी डक्ट, और फिर यहाँ से बाइल भी आ जाता है। तो बाइल जब यहाँ पे आ जाता है, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। कौन से? ये हेपेटिक डक्ट, और यहाँ पे कौन सा है? पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हेपेटिक डक्ट है जो कि बाइल लेकर आ रहा है, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। और ये दोनों जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूटीनम। कौन सा? ड्यूटीनम। तो इस ड्यूटीनम में ये ओपन होते हैं। तो अब इनमें हमारे पास बाइल भी मौजूद है और इसमें पेनक्रियाटिक जूस भी मौजूद है। दोनों के लिए एक ही डक्ट है, और इसको हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, या इसको हम कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। तो एम्प्यूला ऑफ वेटर इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है 27th। एमल्सिफिकेशन विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ डैश। अच्छा, एमल्सिफिकेशन, तो बेटा एमल्सिफिकेशन क्या है? इसमें लार्ज जो फैट्स होते हैं उनको स्मॉल फैट्स ड्रग में कन्वर्ट करते हैं। सही? और ये कौन सा प्रोसेस है? कोई आपसे कहे कि ये एमल्सिफिकेशन कौन सा है, केमिकल है कि मैकेनिकल डाइजेशन,
तो बेटा ये मैकेनिकल डाइजेशन है। तो एक तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये मैकेनिकल डाइजेशन है। अच्छा, कौन करता है ये एमल्सिफिकेशन? तो बेटा ये बाइल करता है। और लेकिन बाइल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाइल साल्ट है, इसी तरह बाइल पिगमेंट है, और भी फास्फोलिपिड है, ये सारे। तो बाइल में फिर ये कौन करता है? बाइल साल्ट करता है। सही। तो बाइल साल्ट के एब्सेंस की वजह से एमल्सिफिकेशन क्या होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 28 क्या है कि ट्रेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रेप्सिन बाय ट्रेप्सिनोजिन। ये कहाँ पे होता है? ये हमारे पास होता है पेनक्रियाटिक जूस में। और मैं कहा था कि पेनक्रियाटिक जूस में जितने भी एंजाइम है वो सारे इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। तो ये भी इसके साथ जिन होता है इनएक्टिव फॉर्म, जिन जिसके भी साथ होगा इनएक्टिव फॉर्म में होगा। तो इसको एक्टिवेट कौन करता है? तो बेटा जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो ट्रिप्सिन, और इसको एक्टिवेट करने के लिए एंटीरोकाइनेज एंजाइम आता है। और ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन? एंटीरोकाइनेज। और फिर फर्दर ये जो है और एंजाइम को जो है क्या करता है? एक्टिवेट करता है। कौन से? कीमोट्रिप्सिन को फिर ये एक्टिवेट करता है, कीमोट्रिप्सिन को फिर ये एक्टिवेट करता है, एलास्टेस को भी ये एक्टिवेट करता है, और इसी तरह फास्फोलाइपेस को भी। तो इसी तरह बाकी तमाम एंजाइम को फिर एक्टिवेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रिप्सिन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, नेक्स्ट है 29 क्या है? डाइजेशन अकर इन स्टमक। तो बेटा केमिकल मैकेनिकल बोथ आर नन। तो अभी बता चुका हूं कि दो ही ऐसी रीजन है जहां पे दोनों मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया स्टमक और दूसरा हो गया कौन सा? दूसरा हमारे पास हो गया माउथ, दोनों में। अच्छा, 29 हो गया। नेक्स्ट है तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, बोथ, केमिकल और मैकेनिकल। अच्छा, 30th MCQs है मेजेटर मसल आर डैश। मेजेटर, तो मेजेटर मसल एंड टेम्पोरेलस, ये दोनों मसल जो है ये स्वाल्विंग, ये जो मस्टिकेशन है, ग्राइंडिंग वगैरह हम करते हैं, ग्राइंडिंग वगैरह जो करते हैं फूड की, सही है, थ्रू पोलर और प्रीमोलर जो टीथ हैं। तो इनमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं मस्टिकेशन में, तो वो मेजेटर और टेम्पोरेलस है, ये यहाँ पे फेज में मौजूद होते हैं। और वॉलंटरी क्या होते हैं? वॉलंटरी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 31st MCQs है 31st के इंट्रिंसिक फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अच्छा बेटा, अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्टमक में पहले MCQs था शायद, उसमें हमारे पास क्या होते हैं? चीफ सेल होते हैं, और चीफ सेल से सिक्रीट होता है HCl और प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए? ये विटामिन B12 के लिए, कैल्शियम के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे B12 के लिए मेनली मैं कहूँ। अच्छा, विटामिन B12 के लिए ये क्या है? असल में लेट सपोज ये माउथ है, माउथ से फिर यहाँ पे ये सारे एसोफेगस और ये आ गया, फिर स्टमक, अब यहाँ पे। अच्छा बेटा, अब क्या हो गया? लेट सपोज हमने कहा लिया विटामिन B12, यहाँ पे मौजूद है क्या? विटामिन B12 हमने कहा लिया, सही है। अब B12 जो है यहाँ पे आएगा, सही है। तो अब यहाँ पे जब आ जाता है तो इस B12 के लिए जो है फैक्टर रिलीज होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये B12 जो है इसके ऊपर इसी तरह इसके साथ अटैच होके और यहाँ से जो है गैस्ट्रिक जूस से इसको पास कर देता है, और पास करते करते फिर यहाँ पे जो है क्या होता है? इनके लिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेकर जाता है, और वहाँ पे जब ये B12 जो है यहाँ पे आ जाता है तो इसको छोड़ जाता है, और B12 के साथ यहाँ पे एक और फैक्टर अटैच हो जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसकोबालामीन। क्या? ट्रांसकोबालामीन फैक्टर 2 ये अटैच हो जाता है। तो ये विटामिन B12 और ट्रांसकोबालामीन ये फिर जाके फिरते हैं, जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे इस्तेमाल होंगे, और यही जाके लेवर में वहाँ पे स्टोर भी होते हैं। तो इसीलिए वजह से मैंने कहा कि विटामिन B12 जो है वो इस फॉर्म में, तो ये ट्रांसकोबालामीन फैक्टर 2 इसके साथ होता है, इस वजह से यहाँ पे स्टोर होता है।
तो अब ये देखो कि मैंने कहा इंट्रिंसिक फैक्टर, तो इंट्रिंसिक फैक्टर इनसाइड हमारे बॉडी में उसके लिए बनता है, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर खुद कौन होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर खुद कौन होता है, तो वो खुद विटामिन B12 होता है। सही, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 हो गया, और इंट्रिंसिक फैक्टर इसके लिए कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो अगर ये दोनों होंगे तब इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, अगर नहीं होगा इसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 32nd, myocardial infarction is caused due to myocardial infarction। अच्छा बेटा, माइकार्डियल इन्फाक्शन होता क्या है असल में? माइकार्डियम से मेराद मायोकार्डियम, मायोकार्डियम आप जानते होंगे ये हार्ट के सेकंड लेयर है। सही, अच्छा इन्फाक्शन क्या होता है? तो बेटा इन्फाक्शन कहते हैं एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस, इस्कीमिक नेक्रोसिस। अच्छा सुन लो बेटा, आप इसको समझो। ऐसा है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या होता है? सेल डेथ होता है। तो सेल डेथ में फिर हमारे पास वो नेक्रोसिस जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से होगा। लेट्स सपोज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सेल को तो वो भी डाई हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो नेक्रोसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस्कीमिक नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिक कहते हैं। अब मैंने कहा इन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस इज कॉल्ड इन्फाक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फाक्शन कहते हैं। सही है। अब क्या होगा, जब भी हार्ट के इस मायोकार्डियम के लेयर को यहाँ पे ब्लड क्लॉट वगैरह आ जाए तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या होगा? इसको नहीं मिलेगा। जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन इसको फराहम नहीं होगा। जब ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगा तो यहाँ पे सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो सेल डेथ काज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इस्कीमिक नेक्रोसिस। और इस्कीमिक नेक्रोसिस फिर लीड्स टू इन्फाक्शन। तो इसको सिंपली MI या इन्फाक्शन कहते हैं, जो कि किसकी वजह से? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रोक। नहीं बेटा, स्ट्रोक कुछ और चीज़ है। स्ट्रोक है एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस इन ब्रेन, वो ब्रेन में होता है। और करोनरी थ्रोम्बोसिस, तो करोनरी ये जो मेरे ने आर्टरी बनाई है ये कौन सी है? करोनरी आर्टरी है। और करोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो जब ये क्लॉट यहाँ पे आके इसको ब्लॉक कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। सही, तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से हमारे पास क्या होगा? माइकार्डियल इन्फाक्शन काज होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है 33rd, डाइजेस्टिव एंजाइम इन पेनक्रियाज आर सिक्रीटेड बाय। तो बेटा वहाँ पे बात हो गई कि पेनक्रियाज में एक एक्सोक्राइन पोर्शन है, शाबाश, और एक एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन पोर्शन वो हमारे पास फिर एक एंजाइम बनाता है, सही, और एक इलेक्ट्रोलाइट प्लस फ्लूइड, वहाँ पे बात हो गई। तो एंजाइम की सिक्रीशन कौन करता है? एसाइनर सेल करता है। बता दिया ना इससे पहले MCQs में। और इलेक्ट्रोलाइट प्लस फ्लूइड सिक्रीशन कौन? सेंट्रो एसाइनर सेल और दूसरा डक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन एसाइनर सेल होगा। अच्छा 34th MCQs है द रोल ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन में हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उसका रोल क्या है? तो बेटा ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, नहीं, सेलुलोज की ब्रेक डाउन यहाँ पे नहीं होती। बी सिंथेसाइज सम विटामिन, हाँ विटामिन जो है ये सिंथेसाइज करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बाकी देखते हैं कि है कि नहीं। प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस, ना इंटेस्टाइनल जूस जो है ये नहीं करता। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ये भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है 35, इन केस ऑफ इम्यूनिटी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज। ओके बेटा, इम्यूनिटी जब आ जाए, इम्यूनिटी बस इसका आसान सा आपको बता दूं तो एक में है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लाइन ऑफ डिफेंस, सही,
दूसरा है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और तीसरा है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, बस ये आसान सा आपको बता दूं, स्किन है बेटा, दूसरा क्या है, HCl एंड स्टमक है, सीलिया है और म्यूकोजा है। सही है, म्यूकोजा जो म्यूकस लेयर है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत सी बातें आ जाती हैं, न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इसी तरह मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस है, और इसी तरह जो है कंप्लीमेंट सिस्टम है, कंप्लीमेंट सिस्टम, और इसी तरह जो है बेटा इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लामेशन। सही, और इसी तरह इसमें आ जाता है हमारे पास इंटरफिरान, इंटरफिरान, और इसी तरह इसमें आ जाता है फीवर। सही है, फीवर। तो ये सारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस याद रखना, बी सेल, सही है, और टी सेल या और टी सेल। सही है, तो उसमें बी सेल और टी सेल जो लिम्फोसाइट के टाइप से, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्रोफेजेस क्या है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, लिम्फोसाइट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, ब्लड सेल एज अ होल वो भी हमारे पास क्या है, ब्लड सेल, ये सारे इसमें आ जाते हैं, तो वो भी क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। सही, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है 36। 36 MCQs है, द वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज। अच्छा बेटा, हार्ट चलो मैं बना लेता हूँ, लेट सपोज ये है हमारे पास क्या, दिल। अच्छा बेटा, तो हार्ट में फिर क्या है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, सही है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होते हैं उसको हम ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। सही, और यहाँ पे जो है बाइकस्पिड वाल होते हैं, बाइकस्पिड वाल होते हैं, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम एवी वाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवी वाल्स दोनों को भी कहते हैं। और यहाँ पे चलो फिर इसको रिमूव करके एक और बनाऊंगा आपके लिए। क्या है कि द वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, ट्राइकास्पिड वाल। अच्छा, अब एक और चीज आपको समझा दूं, क्या है कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ये किसकी तरफ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पे भी वाल मौजूद है और उसको हम पल्मोनरी कहते हैं। सही है, और इसी तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये एओर्टा यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे भी वाल मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल कहते हैं। क्या, एओर्टिक वाल कहते हैं। और बोथ एओर्टिक वाल एंड पल्मोनरी वाल आर कलेक्टिवली कॉल्ड व्हाट, अ सेमीलूनर वाल, व्हाट, अ सेमीलूनर वाल, या एसएल वाल भी कहते हैं, जिस तरह इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 37। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय, तो बेटा एंटीबॉडीज जो है कौन प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज। तो बेटा याद रखना, एंटीबॉडीज कौन सिक्रीट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो तमाम WBC करता है, लेकिन WBC में कौन करता है, तो याद रखना नॉट ऑल WBC, इसमें कौन से, बी लिम्फोसाइट, लेकिन बी लिम्फोसाइट में भी नॉट ऑल लिम्फोसाइट, इसमें फिर प्लाज्मा बी सेल। तो प्लाज्मा बी सेल जो है असल में एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है। सही, तो एंटीबॉडी जो सिक्रीट होती है कहाँ पे, हाँ, प्लाज्मा बी सेल करता है। तो प्लाज्मा बी सेल फिर किसकी टाइप है, बी लिम्फोसाइट की, तो यहाँ पे अगर प्लाज्मा बी सेल नहीं है तो जनरली फिर बी लिम्फोसाइट। क्लियर हो गया। 38 MCQs है, A non-specific defense reaction to tissue damage by injury is known as। तो बेटा जब भी हमारे पास क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, तो इसके खिलाफ जो रिस्पांस शो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन मैंने कहा था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये दोनों नॉन स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
इन्फ्लेमेशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है 39। क्या है? द प्रोटीन डेट हेल्प अदर सेल रेजिस्ट वायरल इन्फेक्शन इज। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन के लिए जो हमारे बॉडी में यानी अगेंस्ट वायरस, वायरल इन्फेक्शन अगेंस्ट वायरस, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफिरान कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफिरान। सो इंटरफिरान आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल विच इज प्रोड्यूस अगेंस्ट वायरल डिजीज। तो वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटरफिरान। ओके, नेक्स्ट है 40 MCQs। डाइजेशन इन मैन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो बेटा ओरल कैविटी में भी डाइजेशन होता है, स्टमक में भी डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता। अच्छा, तो नेक्स्ट है 41। टाइप ऑफ म्यूकोजा सेल दैट सिक्रीट पेप्सिनोजेन। अच्छा बेटा, मैंने अभी आपको स्टमक में बता दिया कि स्टमक के जो म्यूकोजल लेयर्स हैं, इसमें डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो सेल है ये म्यूकोजल सेल्स है, और इनमें फिर म्यूकस नेक्स्ट सेल सही है बता दिया, जो कि क्या म्यूकस सिक्रीट करता है। अब यहाँ पे वो क्या करे कि टाइप ऑफ म्यूकोजल सेल दैट सिक्रीट पेप्सिनोजेन। तो पेप्सिनोजेन को देख लेते हैं, पेप्सिनोजेन कि ये कौन सिक्रीट करता है। तो आपको बता दूं बेटा, पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल। कौन से बेटा? चीफ सेल। और चीफ सेल आर आल्सो कॉल्ड जाइमोजेन। इसको हम क्या कहते हैं? जाइमोजेन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए करेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा इसमें लफ्ज आया है एक्जेंटिक सेल। तो एक्जेंटिक सेल किसे कहते हैं बेटा? एक्जेंटिक सेल जो है ये पेराइटल सेल को कहते हैं। किसको? पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है? बता चुका हूं, HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है। तो एक्जेंटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड पेराइटल सेल, और एक्जेंटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? पेराइटल सेल, व्हाइल चीफ सेल आर आल्सो कॉल्ड जाइमोजेन सेल। तो जाइमोजेन सेल जो है वो क्या सिक्रीट करेगा? पेप्सिनोजेन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, 42 जो है, if absorption of water and salt does not take place in large intestine due to infection or emotional disturbance, it result in a। तो अगर एब्जॉर्प्शन का वाटर वगैरह साल्ट नहीं हो रहा तो लूज मोशन होगा, और लूज मोशन किस में होता है? डायरिया में होता है। सही, कॉन्स्टिपेशन में तो वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ पे डायरिया करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 43। इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड, इम्परफेक्ट या इनडाइजेशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया, और डिस्पेप्सिया इज मोर कॉमन। ये मोर कॉमन है किसमें? इन मेल में, बहुत ज़्यादा खाते हैं ना इस वजह से। और फीमेल में मोर कॉमन क्या है? नर्वोसा, ब्यूलिमा नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 44 MCQs है। पस कंप्राइजेज ऑफ डेड डैश। अच्छा बेटा, पस असल में किसे कहते हैं? तो डेड न्यूट्रोफिल को हम क्या कहते हैं? पस कहते हैं। और न्यूट्रोफिल क्या है? WBC के एक टाइप है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन WBC करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है 40। अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ लीकोसाइड लीड्स टू। अच्छा बेटा, लीकोसाइड क्या होते हैं? लीकोसाइड्स, तो लीकोसाइड हम कहते हैं WBC को, एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरेथ्रोसाइट्स कहते हैं RBC को, और इसी तरह थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को। क्लियर? अच्छा, लीकोसाइड जो है जब इसकी अनकंट्रोल्ड होता है क्या डिवीजन, तो इसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर के लिए मेडिकल टर्म यूज होता है ल्यूकीमिया। क्या यूज होता है? ल्यूकीमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट है 46। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल
when left ventricle contract, it push the blood through aorta to all part except. अच्छा बेटा, यहाँ पे दोबारा आपको हार्ट डायग्राम बता दूँ. लेट सपोज दिस इज हार्ट. क्लियर? अच्छा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. सही है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन करेगा तो ब्लड जो है कहाँ पे आएगा? बॉडी के तमाम हिस्सों को आएगा, लेकिन लंग्स को नहीं, क्योंकि लंग्स से ब्लड जो है कहाँ से जाता है? यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से यहाँ से निकलता हुआ लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स में फिर ऑक्सीजनेशन होके वापस इसी तरह आती है. सही है. तो वो राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो लंग्स की तरफ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो बाकी तमाम, लेकिन लंग्स के अलावा. अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे ये इसी तरह वापस यहाँ पे आ जाता है. सही है, टिश्यू से होता हुआ. तो अब यहाँ पे देखो आपको ये एक सर्किट बन गया है. सही, यहाँ पे एक सर्किट, और दूसरा सर्किट यहाँ से देख लिया जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से लंग्स, और इसी तरह जो है फिर वापस राइट वेंट्रिकल की तरफ. सही, लेफ्ट वेंट्रिकल की, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम. अच्छा बेटा, तो अब यहाँ पे देखो एक सर्किट ये बन गया है और एक सर्किट ये बन गया है. तो इसीलिए ह्यूमन जो है वो क्या है? डबल सर्किट है. तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट, ये जो लंग्स और हार्ट के दरमियान. और ये जो सर्किट है इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं. क्या? जनरल सर्किट या सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं. तो अगर आ जाए कि ह्यूमन हैव डैश सर्किट, तो 2 सर्किट है इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में. कितने सर्किट है? 2 सर्किट है. अच्छा, नेक्स्ट है 47th. क्या है 47th? द फर्स्ट पेयर ऑफ आर्टरी दैट अराइज फ्रॉम एओर्टा. दोबारा से ऐसे ही. सही, और ये हार्ट हो गया. तो बेटा सबसे पहले यहाँ से जब एओर्टा निकलता है, यहाँ से, सही है, तो एओर्टा से जो सबसे पहले आर्टरी निकलती है वो कौन सी होती है? कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी होती. और कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू हार्ट. हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है. और इसमें जब ब्लड क्लॉट आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? माइकार्डियल इन्फार्क्शन होगा. एंड माइकार्डियल इन्फार्क्शन इज द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ व्हाट? साइन और सिम्टम्स ऑफ व्हाट? हार्ट अटैक. तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? बी. ओके, नेक्स्ट है 48. The lub sound is made by. The lub sound is made when. तो बेटा साउंड्स ऑफ हार्ट, साउंड्स ऑफ हार्ट को देख लेते हैं. तो एक है लब और एक है डब. तो ये बेटा जब एवी वाल्व क्लोज होंगे तो ये प्रोड्यूस होता है, और ड्यू टू क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व. और एवी वाल्व कौन से होते हैं? बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड. और एसएल वाल्व कौन से होते हैं? सिमिलुनर वाल, जिसमें पल्मोनरी वाल आ जाता है और दूसरा एओर्टिक वाल आ जाता है. सही. तो इसकी वजह से एवी वाल की वजह से लब और डब जो है एसएल वाल. और एवी वाल कौन कौन से हैं? बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड. अच्छा, 49th एमसीक्यूज है. 49 क्या है? 49. द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर डाइमिनिश एंड फाइनली डिसअपियर इन. अच्छा बेटा, याद रखना, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ. ब्लड प्रेशर हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक. सिस्टोलिक ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट की वजह से, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट की वजह से. आपको पता है कि वो कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 है. तो ये 120 क्या होता है? ये असल में सिस्टोलिक प्रेशर होता है. और ये 80 क्या होता है? ये डायस्टोलिक होता है. डायस्टोलिक मीन कि ये किसकी वजह से होगा? ये होगा हमारे पास किसकी वजह से? दिस इज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट सिस्टोलिक. और ये जो है किसकी वजह से? ये रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. अच्छा, आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक याद रखना.
एओर्टा की जब बात आ जाती है तो एओर्टा में सिस्टोलिक जो है 120 है और यहाँ पे 80 है। अच्छा, फिर आर्टरीज की जब बात आ जाती है तो बेटा आर्टरीज में फिर हमारे पास जो है ये 102 होता है और ये तकरीबन 60 हो जाता है। फिर आर्ट्रियोल्स में जब बात आ जाती है, आर्ट्रियोल्स में तो आर्ट्रियोल्स में ये 60 और ये 45 हो जाता है। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक दोनों जो है हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन बात जब पहुंच जाती है कैपिलरीज में तो कैपिलरीज में ये फर्क खत्म हो जाता है, डिफरेंस खत्म हो जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का। फिर क्या होता है, फिर हम एवरेज लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फिर 40 आ जाता है और यहाँ से फिर इसके बाद वेन्यूल्स में फिर 20 और इसी तरह जो है फिर स्मॉल वेन में फिर 10 और फिर वेना केवा में फिर हमारे पास 0 हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, ये कहाँ से खत्म हो जाता है, इससे खत्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायमिनिश खत्म हो जाता है एंड फाइनली डिसअपीयर कहाँ पे, तो आर्ट्रियोल में तो है, आर्ट्रियोल में यहाँ पे देखो है। दूसरा है वेन्स, हाँ वेन्स में नहीं है, सारे वेन्स में नहीं है, सही है। ये एवरेज हम ले लेते हैं, ये क्या है, ये डायस्टोल और सिस्टोल नहीं होता, ये क्या होता है, एवरेज, दोनों का एवरेज लिया जाता है। और कैपिलरीज और वेन्स, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बोथ, कौन सा, बी एंड सी करेक्ट होगा। अच्छा 50 MCQs है। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड। अच्छा बेटा एंटीबॉडीज, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 लाइट चेन्स होते हैं, लाइट चेन, और 2 हैवी चेन होते हैं, सही। तो अब अगर इसका मैं बनाऊं ऐसे, सही, दीज आर व्हाट, ये जो है हैवी चेन है और यहाँ पे स्मॉल क्या होंगे, लाइट चेन होंगे। तो टोटल कितने होंगे, एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड, तो ये 1 2 3 4, तो कितने होंगे, 4 होंगे चेन्स या पॉलीपेप्टाइड अलग अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सही है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड्स आपके पास आ जाएंगे। अच्छा 4 पॉलीपेप्टाइड, या इसको आप पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो, सही है, पॉलीपेप्टाइड, या इसके लिए लफ्ज असल में इस्तेमाल होता है चेन्स। तो बेटा कितने चेन्स है हमारे पास, 4 चेन्स है, सही। अच्छा दिस इज व्हाट 50, नेक्स्ट है 51। है द सेल दैट स्लो डाउन और स्टॉप द इम्यून रिस्पांस। अच्छा बेटा टी सेल को अगर हम देखेंगे तो टी सेल हमारे एक है टी साइटोटॉक्सिक, सही। फिर है टी हेल्पर, टी सप्रेसिव, और मेमोरी टी सेल, टी मेमोरी या मेमोरी टी सेल। ये हमारे पास टाइप्स है टी सेल के, और टी सेल टाइप है किसका, लेम्फोसाइट्स का, और लेम्फोसाइट टाइप है किसका, WBC का, सही। तो WBC में टाइप है लेम्फोसाइट में टी सेल, और टी सेल में फिर ये सारे। तो ये डायरेक्ट किलिंग करता है, क्या करता है, किलिंग, बैक्टीरिया वगैरह। टी हेल्पर जो है ये उसकी किलिंग में मदद देता है, और मेमोरी टी सेल उसके लिए मेमोरी रखता है कि अगर दोबारा ये आने की गलती करे तो उसको फिर ख़त्म कर रहे। और टी सप्रेसिव जब ये ज़्यादा ओवर एक्शन शुरू कर देते तो उसको सप्रेस करता है, खैर है, आराम से गुजारा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सप्रेस करने वाला कौन है, टी सप्रेसिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा 52 हमारे पास MCQs है। 52, अच्छा पिक अप द एनालॉग पेयर। अच्छा बेटा एनालॉग पेयर, तो एनालॉग पेयर कौन से होते हैं, विच हैव सेम फंक्शन। तो पेरिस्टालिसिस और एंटी पेरिस्टालिसिस ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, क्योंकि पेरिस्टालिसिस माउथ टू स्टमक होता है और एंटी पेरिस्टालिसिस जो है हम किसे कहते हैं, स्टमक टू माउथ जो वोमिटिंग है। स्वॉल्विंग एंड वोमिटिंग वो भी एक दूसरे के अपोजिट। और डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो है ये डायरिया में आपके पास स्टूल बहुत ज़्यादा नरम होता है और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो ये तीनों एंटागोनिस्ट है। एनालॉग कौन से, स्वॉल्विंग एंड पेरिस्टालिसिस,
तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? डी करेक्ट होगा, जो कि है स्वाल्विंग और पेरिस्टालिसिस। क्यों? क्योंकि स्वाल्विंग में भी फूड जो है वो ट्रेवल करता है माउथ से कहाँ पे? स्टमक में। और इन्हीं में एक एक्सपेक्ट है पेरिस्टालिसिस, कि पेरिस्टालिसिस में क्या होता है? अल्टरनेट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और अल्टरनेट कंट्रैक्शन की रिलैक्सेशन की वजह से ये भी फूड को क्या करता है? पुश करता है फ्रॉम वाटर अप टू डाउन। तो इसी वजह से ये जो फूड मूवमेंट है माउथ से कहाँ तक? स्टमक में, इसमें ये भी रिस्पॉन्सिबल है और ये भी रिस्पॉन्सिबल है। सही है। इन स्वाल्विंग में आपके पास एक स्टेप है जिसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये आपके पास स्टमक एसोफेगस है, तो इसमें आपके पास क्या आता है? यहाँ पे जब फूड आता है तो ये कंट्रैक्ट हो जाता है और ये रिलैक्स हो जाता है, फिर यहाँ पे फूड आ जाता है, ये कंट्रैक्ट हो जाता है और ये रिलैक्स, और इसी तरह ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पेरिस्टालिसिस। तो एनालॉग आपके पास स्वाल्विंग एंड पेरिस्टालिसिस। अच्छा, नेक्स्ट है 50। The antigen antibody complex form in the body are taken up by। अच्छा बेटा याद रखना है, कोई आपसे कहे कि एंटीबॉडी ये क्या करता है? एंटीबॉडी जो है इट किल्स बैक्टीरिया, ये किल्स करता है? नहीं बेटा, ये किल्स नहीं करता, बल्कि एंटीबॉडीज क्या करता है? इनएक्टिव द बैक्टीरिया, इनएक्टिव द पैथोजन। पैथोजन को क्या करता है? इनएक्टिव करता है। फिर उसके लिए जो है कौन आएगा? फिर यहाँ पे जो है आपके पास एंटीबॉडीज, और यहाँ पे एंटीजन जो बैक्टीरिया जिसको पकड़ा हुआ है, इनके लिए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन आ जाता है? तो इनको निगलने के लिए जो है यहाँ पे फेगोसाइटोसिस आ जाते हैं, और इसको दोनों को निगल लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं? उसकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है वो क्या होगा? फेगोसाइटोज बाय फेगोसाइटोसिस सेल, और ये कौन से होते हैं? फेगोसाइटोसिस सेल, यानी फेगोसाइटोसिस इसकी हो जाती है। कौन करता है? फेगोसाइट्स करता है। कौन करता है? फेगोसाइट्स। तो फेगोसाइट जो है एंटीजन और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स को अंदर लाकर इसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। सही। कोई आपसे कहे फेगोसाइट्स की एग्जांपल दो, तो मैक्रोफेजेस। ओके, नेक्स्ट है 54। विच वन इज पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस? तो अभी आपको बता चुका हूं इससे पहले, स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, म्यूकस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, न्यूट्रोफिल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, सलाइवा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो न्यूट्रोफिल क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है 55। क्या है 55? विच पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज द एंटीजन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स? तो अभी मैंने आपको जो है ये कुछ ड्रा कर दिया, किसका? एंटीबॉडी का। क्लियर? अच्छा, एंटीबॉडी का ये शेप। अच्छा, फिर एंटीबॉडी में जब ये देख लेते हैं तो बेटा इसका जो ये रीजन होता है इसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल रीजन। और ये रीजन इसको हम FC पोर्शन या इसको हम क्या? कांस्टेंट रीजन कहते हैं। क्या? FC पोर्शन या इसको कांस्टेंट रीजन कहते हैं। तो ये जो है, ये जो वेरिएबल रीजन होता है, ये असल में क्या करता है? ये असल में रिकॉग्नाइज करता है एंटीजन को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरिएबल रीजन, जो कि ऑप्शन है हमारे पास कौन सा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है 56। बाट्यूलिज्म इज डैश। तो बेटा बाट्यूलिज्म जो है ये फूड बर्न डिजीज है। क्या? इन्फेक्टेड फूड के खाने की वजह से जो आपको बीमारी होती है वो उनमें से एक है बाट्यूलिज्म। और बाट्यूलिज्म ये किसकी वजह से? क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनियम, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनियम, एक बाटुलिनियम एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से सही फूड बर्न डिजीज आती है। अच्छा, नेक्स्ट है 57। लिंगुअल लाइपेज इज सिक्रीटेड बाय। तो मैंने कहा था माउथ में एक लाइपेज जो कि क्या है? असल में लिंगुअल लाइपेज होता है। तो ये लिंगुअल लाइपेज कौन सिक्रीट करता है? एबनर्स ग्लैंड, एबनर्स ग्लैंड।
और एबनर ग्लैंड्स कहाँ पे मौजूद होता है? बिलो द टंग, बिलो द टंग। तो ये टंग के नीचे हमारे पास एबनर ग्लैंड मौजूद होता है और ये क्या करता है? लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट करता है जो कि लिपिड की डाइजेशन करता है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। 58 है स्वेट कंटेन साल्ट एंड एंजाइम। 58 क्या है? स्वेट कंटेन साल्ट एंड एंजाइम। तो स्वेट को अगर देखा जाए बेटा, स्वेट जो है उसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास साल्ट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम कौन से बेटा? एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की किलिंग करता है। सही है, तो ऑप्शन बी। अच्छा, जहां पे भी आ जाए लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पे मौजूद है? एक तो ये स्वेट में मौजूद है, दूसरा ये सलाइवा में मौजूद है, तीसरा जो है ये हमारे पास टीयर्स में मौजूद है, आंसू, और चौथा ये मौजूद है किसके? बैक्टीरियोफेज के पास भी मौजूद होता है। तो इन चार जगहों पर लाइसोजाइम मौजूद होता है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है लाइसोजाइम। अच्छा, नेक्स्ट है 59। Which one of the following organ is regarded as lymphatic organ? तो इसमें कौन सा? किडनी नहीं, स्प्लीन लिम्फेटिक ऑर्गन है। बी। लेवर, पेनक्रियाज ये नहीं है। तो स्प्लीन हमारे पास लिम्फेटिक और लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। स्टार्ट में मैंने कह दिया था आपको। अच्छा, नेक्स्ट है 60 MCQs है। The severe radiating chest pain due to lack of blood supply to the heart muscle is known as। तो बेटा जब भी हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई बंद होगा, वहाँ पे कोई क्लॉट वगैरह आ जाता है, जो कि अभी मैं डिस्कस कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से, तो यहाँ पे ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? माइकार्डियल इन्फाक्शन होगा, और जब माइकार्डियल इन्फाक्शन होगा तो यहाँ पे चेस्ट पेन आएगा, और ये भी साइन और सिम्टम है हार्ट अटैक का, और उस चेस्ट पेन को हम क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सा? एंजाइना कहते हैं। अच्छा, 61 है MCQs। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू। अच्छा बेटा, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये स्पेसिफिक होता है। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक होता है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एक बी सेल मेनली रिस्पॉन्सिबल है, एक टी सेल। तो बी सेल जो रिस्पांस शो करते हैं उसको हम ह्यूमरल रिस्पांस कहते हैं, या इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएट रिस्पांस, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पांस। सही। और जो टी सेल रिस्पांस शो करता है उसको हम कहते हैं सेल मेडिएट रिस्पांस, सेल मेडिएट रिस्पांस। तो ये आपको याद होना चाहिए। सही है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। तो यहाँ पे बी सेल, ह्यूमरल रिस्पांस बी सेल। अच्छा, 62 है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन द कैपिलरी इज एडजस्टेड बाय। तो बेटा याद रखना, ये हमारे पास आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल से फिर छोटे छोटे कैपिलरीज बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे जब ये एंटर होते हैं तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर लगे होते हैं। यहाँ पे प्री कैपिलरी स्फिंक्टर लगे होते हैं, और ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या करते हैं? ब्लड, ये हमारे पास क्या है? आर्ट्रियोल से, और यहाँ पे चूंकि ब्लड प्रेशर आता है तो यहाँ पे क्या करते हैं? इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले कौन है? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होते हैं। और याद रखना, अगर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ये खराब हो जाए, डिसफंक्शन हो जाए, अगर ये इसकी डिसफंक्शन ये काम करना छोड़ दे, तो फिर क्या काज होगा? एडेमा काज होगा। और एडेमा किसे कहते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड टिश्यू। सही, टिश्यू में जो एक्यूमुलेशन होती है फ्लूइड की, उसको हम क्या कहते हैं? एडेमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर प्रेशर ज़्यादा होगा ब्लड को, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा, मोर लिक्विड जो है यहाँ कैपिलरी से टिश्यूज़ को
निकलेगा। तो इसको कंट्रोल असर में प्री कैपिलरी स्फिंक्टर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है 63। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज, अभी बता चुका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या है, सिंगल सर्किट है, डबल सर्किट है, ओपन टाइप है, बोथ ए एंड सी। तो बेटा ये डबल सर्किट है और क्लोज टाइप है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी करेक्ट है, डबल सर्किट, और क्लोज तो इसमें है ही नहीं। अच्छा 64 है, फॉर द फर्स्ट टाइम 64 फॉर द फर्स्ट टाइम इन बाईपास सर्जरी ड्रेश ब्लड वेसल वाज यूज। अच्छा सर बाईपास सर्जरी के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था बेटा, मेमोरी आर्टरी, मेमोरी आर्टरी इस्तेमाल होती थी, सही है, बाईपास सर्जरी के लिए। ओल्ड, सही है, ओल्ड, जब ओल्ड एज में ये होता है। और नाउ डेज ये नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल होता है, सेफेनेस वेन इस्तेमाल होता है, जो कि कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेग से लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो इस्तेमाल होता था वो कौन सा था, मेमोरी आर्टरी होती थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है 65 के लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर आर आल्सो कॉल्ड डैश। तो लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर, लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर, पहले तो बेरो रिसेप्टर जानूं मैं क्या जानूं कि ये क्या होते हैं। तो बेरो रिसेप्टर आर दोज रिसेप्टर विच डिटेक्ट ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। और फिर ये एक हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर है, एक लो ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर है। तो लो ब्लड प्रेशर आर आल्सो कॉल्ड वॉल्यूम रिसेप्टर, और लो ब्लड प्रेशर आर आल्सो कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी, कार्डियोपल्मोनरी बेरो रिसेप्टर। तो ये दोनों उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा, बोथ। अच्छा ये लो ब्लड प्रेशर रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, तो बेटा दे आर प्रेजेंट इन लार्ज सिस्टेमिक वेन, अक्सर आ जाता है लार्ज सिस्टेमिक वेन में मौजूद होता है, और बेटा राइट एट्रियम में मौजूद है, राइट एट्रियम में। अच्छा हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर, हाई ब्लड जो प्रेशर है बेरो रिसेप्टर वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास एओर्टिक आर्क में मौजूद होते हैं, और दूसरा जो है कैरोटिड साइनसिस में। अच्छा ये लो हाई ब्लड प्रेशर बेरो रिसेप्टर जो है ये हाई प्रेशर को डिटेक्ट करता है, हाई ब्लड प्रेशर, और वो लो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करता है। तो लार्ज सिस्टेमिक वेन तो आपको समझ आ गया कि सिस्टेमिक वेन से मुराद सिस्टेमिक सर्कुलेशन अभी मैंने आपको बता दिया, जो कि हार्ट और बॉडी के दरमियान होता है। तो उसके जो वेन्स होते हैं वो कौन से, लार्ज सिस्टेमिक वेन जो बड़े होते हैं, तो उसमें, और राइट एट्रियम। अच्छा एओर्टिक आर्क भी आप जानते होंगे, लेट सपोज ये हमारे पास हार्ट, तो यहाँ से जो बेंड का आता हुआ सबसे पहले एओर्टा निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टिक आर्क। तो एक तो यहाँ पे कैरोटिड साइनसिस क्या होता है बेटा, असल में कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी ये क्या है बेटा, वो आर्टरी जो कि हेड को ब्लड सप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाके ऐसे डिवाइड हो जाती है, सही है, दिस इज कैरोटिड आर्टरी। तो जहां पे ये डिवाइड हो जाती है, ये कैरोटिड आर्टरी, और ये जहां पे डिवाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैरोटिड साइनसिस कहते हैं। तो हाई प्रेशर बेरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनसिस में और एओर्टिक आर्क में मौजूद होते हैं, जबकि लो प्रेशर बेरो रिसेप्टर या वॉल्यूम या कार्डियोपल्मोनरी जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पास लार्ज सिस्टेमिक वेन और राइट एट्रियम में मौजूद होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है कौन सा था, अच्छा 66, हाउ मेनी वॉल्स आर इन हेपेटिक आर्टरी। अच्छा बेटा हेपेटिक आर्टरी, तो वो आर्टरी जो कि लेवर को ब्लड सप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। अच्छा अब इसमें कितने वाल्व मौजूद है, तो ये आपको जनरली बताऊं बेटा, एक है वेन और एक है आर्टरी, डन। तो वेन और आर्टरी में आपको फर्क बताऊं, ये ब्लड लेकर जाता है, ये ब्लड लेकर जाता है कहां से, बॉडी से किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। अब ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन वो छोड़ दो, वो बाद में किस्सा है।
और ये जो है आर्टरी क्या कर रहा है, ब्लड लेकर जाता है हार्ट से बॉडी की तरफ। एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा, वेन में हमारे पास क्या होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं, जिनके यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा कम होता है ब्लड का, तो इसीलिए ख़तरा होता है कि ये वापस फ्लो करे, बैक फ्लो, तो इसीलिए उसके लिए क्या होते हैं, वाल्व्स लगे होते हैं। और यहाँ पे नो वाल्व, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली फेस कर रहे हैं हार्ट को, तो यहाँ पे कोई वापस आने के चांसेस नहीं होती। तो अब यहाँ पे देखो हेपेटिक आर्टरी, तो अगर वेन होता फिर भी चांसेस बनते कि उसमें वाल है, लेकिन आर्टरी में कोई वाल नहीं होता है। हेपेटिक आर्टरी हो या जो भी आर्टरी हो, उसमें कोई वाल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी करेक्ट होगा, नन। अच्छा, नेक्स्ट है 67, एन ईसीजी टी वेव शोज। अच्छा बेटा, बाकी तो ईसीजी में बहुत सी बातें हैं, लेकिन टी वेव के बारे में आपको बता दूं कि ये टी वेव क्या शो करता है। एक ये शो करता है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। इससे हम ये मालूम करते हैं कि टी वेव्स में हमें बताता है कि अभी यहाँ पे क्या हो गए, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए हैं, सही है। और दूसरा जो है ये क्या, इसमें एसएल, ये हमें रिकॉर्ड करके देता है कि एसएल वाल जो है वो क्या है, क्लोज हो गए हैं। एसएल वाल की क्लोजर और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल का पता किससे चलता है, टी वेव्स ऑफ ईसीजी से चलता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे टी वेव ऑफ ईसीजी से हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड एसएल वाल क्लोजर, जो कि नेक्स्ट एमसीक्यूज है अभी वो भी 68 में क्या है, यही के क्लोजिंग ऑफ एसएल वाल इज रिकॉर्डेड बाय डैश वेव इन एसीजी। तो मैंने बता दिया कौन से वेव, टी वेव ऑफ एसीजी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है 68 में, और ऊपर 67 में बी। अच्छा, नेक्स्ट है 69, कंप्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ। बेटा बता चुका हूं कंप्लीमेंट सिस्टम, तो ये क्या है, कौन सा है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। कौन सा है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। मैं अभी सबसे ये बता चुका हूं। अच्छा, 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा जो है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के ऊपर ही अटैक करे तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून। तो लूपस, लेहोमेटाइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ऑल आर द फॉलोइंग आर व्हाट आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड CD8 सेल। ओके बेटा, CD8 सेल किसे कहते हैं, तो बेटा साइटोटॉक्सिक जो टी सेल होते हैं उसको हम CD8 सेल भी कहते हैं। CD8 मीन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8, और ये क्या है, ये इसके ऊपर एक स्पेसिफिक मार्कर होता है, रिसेप्टर होता है। और एक लफ्ज आएगा CD4 सेल। तो बेटा टी हेल्पर सेल को हम क्या कहते हैं, टी हेल्पर सेल को CD4 है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है 72, वैसा वेसोरम आर फाउंड इन डैश लेयर ऑफ ब्लड वेसल। वैसा वेसोरम, अच्छा ये क्या होते हैं वैसा वेसोरम। तो बेटा वैसा वेसोरम मीन वेसल्स ऑफ वेसल्स, वेसल्स ऑफ वेसल्स। अच्छा क्या है, याद रखना, कोई आपसे कहे हार्ट तमाम बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो हार्ट को कौन कर रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कोरोनरी आर्टरी। अब ब्लड वेसल जितने भी है इसमें ब्लड लेकर जो है जाता है, ब्लड जाता है तमाम बॉडी को। अब जो लार्ज ब्लड वेसल है वो तो मल्टी लेयर है, जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, लार्ज ब्लड जो वेसल्स है तो उसकी 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, या एंटेमा भी कहते हैं, एंडोथेलियल। तो अब इनको भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, तो वो तमाम वेसल्स जो कि वेसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं उसको हम वेसल ऑफ वेसल या वैसा वेसोरम कहते हैं। और याद रखना दे आर फाउंड इन ट्यूनिका एक्सटर्ना। कौन से लेयर में, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक क्या आर्टरी है, सही है, तो इसमें ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ये ट्यूनिका मीडिया और ये ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो यहाँ पे सॉरी इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना,
तो यहाँ पे वेसा वेसोरम होते हैं, वेसा वेसोरम यहाँ पे होते हैं, किसमें? एक्सटर्ना में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। 73 The average systolic pressure in arteriole is dash mm of Hg। तो लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, वो उसके लिए ऐसे एक मैंने बनाया था कि सिस्टोलिक जो है एओर्टा में कितना होता है? एओर्टा में वो 120/80। अच्छा, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो है वो 80 प्रेशर होता है। इसी तरह जो है आर्टरीज में, स्मॉल आर्टरीज में फिर वो क्या होता है? 80 और ये क्या 60। और इसी तरह जो है यहाँ पे जब आ जाते हैं सॉरी ये 102 और ये 60 हो जाता है। और फिर जो आर्ट्रियोल्स में आ जाते हैं, आर्ट्रियोल्स में, तो आर्ट्रियोल्स में ये 60 और ये 40 आ जाता है। तो ये क्या मांग रहे हैं कि द एवरेज सिस्टोलिक, तो कहाँ पे? आर्ट्रियोल्स में। किस में? कौन सा था? 73। द एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर इन आर्ट्रियोल, तो आर्ट्रियोल में कितना है? 60 है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा, 74 है डिटेच ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड डैश। 74 सॉरी, डिटेच ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा, ब्लड क्लॉट, इसकी एक कहानी सुन लो। कहानी क्या है? लेट्स सपोज ये ब्लड वेसल्स है, सही है, और ब्लड वेसल में यहाँ पे ब्लड क्लॉट अटैच हो गया, ब्लड क्लॉट बन रहा है लेकिन ब्लड वेसल, तो अब ये ब्लड क्लॉट है और वॉल ऑफ वेसल के साथ अटैच है, तो इसको हम कहते हैं थ्रम्बस। क्या कहते हैं? थ्रम्बस। और अगर फिर ये डिटेच हो जाए, लेट्स सपोज ये डिटेच हो गया, तो नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट? एम्बोलस। तो डिटेच ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड व्हाट? एम्बोलस। और इसकी वजह से जो ब्लॉकेज होगा इसको हम थ्रम्बोसिस कहेंगे, थ्रम्बोसिस। और इसकी वजह से जो ब्लॉकेज होगा उसको हम एम्बोलिज्म कहेंगे, एम्बोलिज्म। समझ आ गई अब? तो यहाँ पे डिटेच ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड व्हाट? एम्बोलस। 75 क्या है? हाइपरटेंशन विच हैज नो नोन मेडिकल काज इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा, हाइपरटेंशन हमारे पास दो किस्म का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी इज आल्सो कॉल्ड एसेंशियल और सेकेंडरी इज आल्सो कॉल्ड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल। तो अब याद रखना, वो तमाम हाइपरटेंशन जिसका मेडिकल काज नोन नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। और ये तकरीबन 90 to 95% होता है। और जिसका काज नोन है उसको हम क्या कहें? सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी कोई जिक्र नहीं है, एसेंशियल। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अच्छा है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो बेटा जियार्डियसिस, ये आपके पास क्या है? जियार्डियना एक प्रोटेस्ट है, वो काज करता है क्या? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर काज करता है। हाचकन डिजीज, तो हाचकन डिजीज जो है, हाचकन डिजीज ये असल में एनलार्जमेंट ऑफ या इन्फेक्शन ऑफ व्हाट? लिम्फ नोड की होती है। और कौन से रीजन में? तो ये भी अक्सर आ जाता है नेक रीजन में। यहाँ पे नेक रीजन में जो लिम्फ नोड होते हैं उसकी जब इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाचकन डिजीज। तो ऑप्शन बी सिर्फ हमारे पास क्या है? लिम्फेटिक डिसऑर्डर है। बाकी स्क्लेरोडर्मा वो क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट है 77, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट ऑफ फीवर। अच्छा फीवर, बुखार के भी फायदे होते हैं। फीवर इज कॉल्ड व्हाट? पायरेक्सिया। इसको हम क्या कहते हैं? पायरेक्सिया कहते हैं। तो अब आपको इसके फायदे बता दूं। एक ये कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या कर रहा है? एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फीवर का फ़ायदा क्या है, बुखार का फ़ायदा हमारे पास क्या है कि वॉलिंग ऑफ आयरन, आयरन को जो है वो ब्लड से गायब कर देता है। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो खुराक है किसका, बैक्टीरिया का। तो एक ये फ़ायदा है। तीसरा जो है इसका फ़ायदा क्या है, जब कि इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ, मतलब फीवर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हाई टेम्परेचर पर स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या जितने भी पैथोजन वगैरह हैं। तो ये तीनों फ़ायदे हैं किसके, फीवर के। तो इसके अलावा जो नहीं होगा वो आप खुद डिक्रीज इम्यून रिस्पांस, और यह क्या करता है, इंक्रीज इम्यून रिस्पांस। तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं है, बाकी दोनों, बाकी जो है वॉलिंग ऑफ आयरन है। अच्छा, नेक्स्ट है 78। इंटरफेरॉन गेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा बेटा याद रखना, इंटरफेरॉन क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल विच आर प्रोड्यूस अगेंस्ट वायरस। और इंटरफेरॉन हमारे पास एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा और एक होते हैं गेमा। सही। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे कि इंटरफेरॉन गेम आर प्रोड्यूस बाय। तो याद रखना गेमा जो है वो प्रोड्यूस बाय क्या बेटा, एक्टिवेटेड टी सेल, एक्टिवेटेड टी सेल करता है। और ये दोनों जो है ये कौन करता है, LUBC जनरली, और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़ में जितने भी सेल्स होते हैं वो भी अल्फा और बीटा सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 79 है सेलेक्ट द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस के दो ही आपको जनरल फंक्शन बता दूं। मैक्रोफेजेस, तो बेटा मैक्रोफेजेस एक तो ये फेगोसाइटोसिस करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, और दूसरा बेटा एंटीजन प्रेजेंटेशन भी करता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है तो सुन लो बेटा, लेट सपोज ये है हमारे पास फेगोसाइटोस सेल है मैक्रोफेजेस, बाहर से क्या आ गया, एंटीजन आ गया, सही है, बैक्टीरिया वगैरह। तो ये बैक्टीरिया को ले लेता है यहाँ पे और उसकी क्या ब्रेक डाउन कर लेता है और फिर उसका एक है यहाँ पे शो कर लेता है, और दूसरे इम्यून जो सेल्स होते हैं उसको भी खबर देता है, और दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो ये फेगोसाइटोसिस भी करता है और एंटीजन प्रेजेंटेशन भी करता है। ओके, लास्ट एमसीक्यूज के ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस एक्सेप्ट। तो मैंने कहा था कि इम्यून जो रिस्पांस होते हैं इम्यून, वो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड। तो ये दोनों क्या है बेटा, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, और सिर्फ थर्ड क्या है, स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक उसमें कौन आता है, बी सेल आता है, और कौन सा आता है, टी सेल आता है। तो यहाँ पे वो अब क्या कह रहे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक, सारे नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक है। तो मैक्रोफेज इज नॉन स्पेसिफिक, न्यूट्रोफिल नॉन स्पेसिफिक, प्लाज्मा बी सेल ये स्पेसिफिक हो गया। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।